आपको बता दें कि प्रयागराज में समारोह को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि आज हिंदुओं को बांटने की कोशिश हो रही है। जाति, मत, संप्रदाय के नाम पर विभाजन उसी तरीके से हम लोगों के लिए सर्वनाश का कारण बन जाएगा जैसे बांग्लादेश में हम देख रहे हैं। बांग्लादेश के अंदर जो हो रहा है उस पर कोई बोल नहीं रहा। सेकुलरिज्म के नाम पर ठेका चलाने वाले लोग भी चुप हैं। इन लोगों ने हिंदू धर्म को तोड़ने और बांटने की पूरी ताकत लगा दी। सीएम योगी ने कहा कि बांग्लादेश की घटना पर विपक्ष का मुंह बंद है। ऐसा लगता है किसी ने इनके मुंह पर फेविकॉल चिपका दिया हो। ऐसा लगता है कि कोई टेप इनके मुंह पर चिपका चुका हो। बांग्लादेश की घटना को लेकर इनके द्वारा कोई कैंडल मार्च नहीं निकाला जा रहा। यह हम सब लोगों के लिए चेतावनी भी है। सीएम योगी ने कहा कि हिंदुओं को बांटने वाले और तोड़ने वाले लोगों को पनपने ना दें। इन लोगों को किसी भी स्थिति में आगे नहीं बढ़ने देना है। इन सब संकल्प के साथ हमको आगे बढ़ना है तो आने वाला समय सनातन धर्म का ही होगा। सीएम योगी ने कहा कि जो लोग आज हिंदू समाज को बांटने का काम कर रहे हैं वह कभी भी समाज के हितैषी हो ही नहीं सकते। उन्होंने आरोप लगाया कि जब ऐसे लोग सत्ता में थे तब उन्होंने केवल अपने परिवार का हित देखा। आज चाहे वे कितने ही नारे क्यों ना दे दें, लेकिन मौका मिलने पर वही करेंगे जो पहले करते आए हैं। वे सनातन धर्म पर प्रहार और दंगों की आड़ में समाज को झुलसाने का काम करते रहे हैं। सबसे पहले आपको वो सुनाते हैं कि सीएम योगी ने क्या कुछ कहा, उसके बाद चर्चा को आगे बढ़ाएंगे। यही प्रयागराज आज फिर इसकी घोष कर रहा है कि जाति के नाम पर, मत और संप्रदाय के आधार पर विभाजन हमारे लिए उसी प्रकार से सर्वनाश का कारण बन जाएगा जैसे बांग्लादेश के अंदर हम देख रहे हैं। बांग्लादेश के अंदर आप देख रहे होंगे जो बांग्लादेश के अंदर हो रहा है, कोई बोल नहीं रहा है। सेकुलरिज्म के नाम पर ठेका लेकर के चलने वाले वे लोग जिनकी दुकानें हिंदू समाज को और सनातन धर्म को कमजोर करने और हिंदू समाज को तोड़ने की पूरी ताकत लगाती है, बांग्लादेश की घटना पर इनका मुंह बंद है। इनके मुंह पे लगता किसी ने फेविकोल चिपका दिया है। ऐसे लगता है कोई टेप इनके मुंह पे चिपक चुका है। इनके मुंह से एक भी शब्द नहीं निकल रहे हैं। कोई कैंडल मार्च बांग्लादेश की घटना को लेकर के नहीं इनके द्वारा निकाला जा रहा है। और यह हम सब के लिए एक चेतावनी भी है। एक चेतावनी भी है। हमारे संत समाज को जोड़ने के लिए पूरी युक्ति करता है। और जब संत समाज एक मंच पर आकर के उद्घोष करता है तो परिणाम भी आता है। जैसे आपने देखा होगा अयोध्या में श्री राम जन्मभूमि पर भव्य राम मंदिर का निर्माण। अयोध्या में श्री राम जन्मभूमि पर भव्य राम मंदिर का निर्माण ये पूज्य संतों की उसी साधना और उसी एकता का परिणाम है जिसे मूर्त रूप दिया है देश के यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने। तो फिलहाल जिस तरीके से आप मुख्यमंत्री को सुन रहे थे उनकी तरफ से साफ तौर पर यह कहा गया है कि जब बांग्लादेश में हिंदुओं पर अत्याचार हो रहा है तो विपक्ष आखिरकार चुप क्यों है। जब भी हिंदुस्तान में कुछ भी होता है तो विपक्ष सबसे आगे आकर रैलियां निकालता है, कैंडल मार्च निकालता है, लेकिन बांग्लादेश में हिंदुओं को मारा जा रहा है और विपक्ष के मुंह पर फेविकॉल लगा दिया गया, ऐसा लग रहा है। मुख्यमंत्री के साथ तौर पर वो चेतावनी देते हुए नजर आए। उन्होंने ये भी कहा है कि इन सभी लोगों से सावधान हो जाने की बहुत ज्यादा जरूरत है, सावधान रहने की जरूरत है, क्योंकि आने वाले वक्त में ये हिंदू विभाजन का काम यही लोग करते हुए नजर आएंगे। क्योंकि जब ये सत्ता में थे तो उन्होंने सिर्फ अपने परिवार का हित देखा और अगर इनको वापस सत्ता मिलती है तो यही काम वो करेंगे जो पहले करते आए थे। खास मेहमान हमारे साथ जुड़ चुके हैं, उनका रुख करेंगे, चर्चा को आगे बढ़ाएंगे। बीजेपी प्रवक्ता है प्रोफेसर विदु रावल। विदु जी बहुत बहुत स्वागत है आपका। आनंद राय है सपा प्रवक्ता, आनंद जी आपका स्वागत है। राजनीतिक विश्लेषक है अनिल कुमार गर्ग, अनिल जी आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। विदु जी सबसे पहले मैं शुरुआत आप ही के साथ करना चाहूंगा क्योंकि जिस तरीके से सीएम योगी ने साफ तौर पर दो बड़ी बात कही। एक तरफ वो कह रहे हैं कि जब बांग्लादेश में हिंदुओं को मारा जा रहा है तो विपक्ष के मुंह पर फेविकॉल लग चुका है। दूसरी तरफ उन्होंने ये भी कहा कि जब ये सत्ता में थे तो इन्होंने अपना सिर्फ हित देखा, यानी कि कहीं ना कहीं समाजवादी पार्टी के ऊपर वो निशाना साधते आए कि परिवार हित देखा गया था। वापसी हुई सत्ता में तो भी परिवार हित देखेंगे। किस तरीके से आप देख रहे हैं? प्रदुमन जी आपको नमस्कार और आपके माध्यम से सुदर्शन न्यूज देख रहे सभी दर्शकों को और हमारे जो साथी पैनलिस्ट हैं उनको भी नमस्ते। देखिए हमें ये समझ लेना चाहिए कि इस देश के अंदर इतिहास में बहुत कुछ हुआ है
और इतिहास हमें बताता है कि भविष्य में कौन कौन सी गलतियां नहीं करनी है, चाहे समाजवादी पार्टी हो और चाहे कांग्रेस हो। अपने अपने शासनकाल में और शासन में आने के लिए जिन उपकरणों का इस्तेमाल किया गया है वो इस देश के हित में है, ऐसा नहीं है। देखिए, जब हिंदुस्तान का विभाजन हो रहा था उस समय किस प्रकार से केवल सत्ता पाने की होड़ में, और इसको ये डॉक्यूमेंटेड है जो मैं कह रहा हूं, मैं एक के बाद एक पुस्तकों में जिक्र मिलता है इस बात का कि किस प्रकार से हड़बड़ी में माउंटबेटन प्लान को लागू किया गया और भारत का भूभाग भारत से काटकर अलग पूर्वी और पश्चिमी पाकिस्तान बना दिया गया, जो आज भी नासूर बना हुआ है। लेकिन उस समय भी उस गलती को स्वीकार करते हुए महात्मा गांधी जी ने कहा था कि पाकिस्तान पूर्वी और पश्चिमी में रह गए हिंदुओं की, सिखों की जिम्मेदारी जो है हमेशा भारत पर रहेगी। उन्होंने ये कहा था कि उनका भारत जो है सिखों और हिंदुओं का एक सेकंड होम है। जब भी आप पाकिस्तान छोड़कर भारत आना चाहें, आपके लिए हमेशा दरवाजे खुले रहेंगे। बल्कि वहां तो उस समय कांग्रेस का एक अधिवेशन हुआ था, उस अधिवेशन 1946 की बात कर रहा हूं, 1947 की बात कर रहा हूं, मार्च में। उसमें यहां भी यह भी कहा गया कि यहां पर जो हिंदुस्तान के अंदर जिस प्रकार माइनॉरिटी मुसलमान रह जाएगी और पाकिस्तान में हिंदू या सिख रह जाएंगे, ये होस्टेज के तौर पर काम करेंगे। अगर पाकिस्तान के अंदर हिंदू और सिखों को उत्पीड़न किया जाएगा तो कांग्रेस के अधिवेशन में बात कही गई थी कि उसका बदला हिंदुस्तान में मुसलमानों से लिया जाएगा। हालांकि ये किसी भी प्रकार से कोई भी जायज नहीं बोलेगा, लेकिन ये उस अधिवेशन में कही हुई बातें हैं जो खुद उस अधिवेशन के अध्यक्षता जो है मेरे ख्याल कृपलानी साहब कर रहे थे। उनके द्वारा इस पर जो है बात कही गई थी कि ये बात ठीक नहीं। मैं सीधा विषय के अंदर आता हूं। हिंदुओं का एक स्वाभाविक घर भारत है। अगर भारत बांग्लादेश के अंदर हो रहे हिंदुओं के इस निर्मम अत्याचार, इस नरसंहार के खिलाफ नहीं बोलेगा तो कौन बोलेगा? लेकिन भारत के राजनीतिक दल जो संसद के अंदर तो बैग उठाकर फिलिस्तीन का ले आते हैं, उनके मुंह में दही जम जाती है। अखिलेश यादव को तकलीफ है फिलिस्तीन के अंदर दूर 5-6 हजार किलोमीटर दूर कहीं पर कोई कुछ हो रहा है, उसको लेकर तो तकलीफ है। लेकिन वो लोग जो कल तक भारत का भूभाग का हिस्सा थे, जो कांग्रेस और कांग्रेस की सत्ता पाने की गलतियों के कारण भारत से टूट गया, उस हिस्से में उन निर्देश लोगों का क्या कसूर? उन्होंने तो उस समय 1946 में भी कांग्रेस को वोट दी थी, भारत को एक रखने के लिए वोट दी थी। जबकि खुद जहां पर अखिलेश यादव राजनीति करते हैं, उत्तर प्रदेश और बिहार, यहां पर जब सेपरेट इलेक्टोरेट में मुसलमानों ने वोट जो है भर भर कर जिन्ना को दी थी, जिन्ना को वोट देकर भी हिंदुस्तान में रह गए। लेकिन जिन्होंने वोट कांग्रेस को दी थी और वो गलती से पाकिस्तान में रह गए, उनकी जिम्मेदारी तो महात्मा गांधी जी के कहे अनुसार, उनके दिए हुए वादे अनुसार हम भारतीयों को उठानी ही है। भारत ही सबसे पहले प्रमुखता से उनके लिए जिम्मेदारी से बोलेगा और जो कुछ करना होगा वो करेगा। कहना चाहता हूं आपके माध्यम से कि इसकी जिन जिम्मेदारी भारत के गवर्नमेंट में बैठे मुख्यमंत्री प्रधानमंत्री को करनी चाहिए, लेकिन वो सवाल विपक्ष से कर रहे हैं, ये बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है। सवाल बांग्लादेश से करना चाहिए। हम ताकतवर हैं, उनको झुकाना चाहिए, उनके ऊपर अत्याचार करना चाहिए। लेकिन हम एक मुसलमान को यहाँ रखते हैं तो दंगे नहीं होते हैं, लेकिन कोई खिलाड़ी आ जाता है तो उस पर दंगे बवाल जरूर होते हैं, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी के पास कोई मुद्दा नहीं है। रोजी रोजगार की हम पूछना चाहते हैं, योगी आदित्यनाथ ने कितने गरीब परिवार हिंदुओं को बड़ी व्यवस्था कर दी। अरे यहाँ के लोग भी तो परेशान चल रहे हैं, यहाँ के लोगों के पास कोई रोजी नहीं। बस उनका ये कहना है कि आप लोगों ने चुप्पी क्यों साध रखी है, हिंदू तो हम सभी के हैं ना वो भाई बहन। तो आप यानी कि विपक्ष जब हर मुद्दे को इतना उठाता है, सड़कों पर उतरता है, तो इस मुद्दे पर कुछ तो बोले। माननीय अखिलेश यादव जी का पीछे की बाइट सुनिए, इस पे सवाल अगर मीडिया ने पूछा तो उन्होंने कहा ये दुखद है और ये नहीं होना चाहिए, भारत सरकार को उस पर बात करनी चाहिए। आप कहाँ रहते हैं? अगर कान में तेल डाल के तो आप भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता नहीं बैठे रहते हैं। ये माननीय अखिलेश यादव का सख्त निर्देश था कि भारत सरकार को नहीं। आनंद जी, जब और मुद्दे उठते हैं तो आपके जितने भी कार्यकर्ता है सड़कों पे उतरकर पुतलेबाजी करते हैं, पुतला दहन करने का काम करते हैं, लेकिन जब ऐसे मामले उठते हैं तो समाजवादी पार्टी चुप्पी साध लेती है। क्यों? क्योंकि मुसलमान वोट बैंक है। अब भैया हिंदुओं के लिए बोल देंगे तो नाराजगी हो जाएगी, कहीं ना कहीं वोट बैंक खिसक जाएगा। मैं प्रद्युम्न जी ये कहना चाहता हूँ, भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता बोल रहे थे तो आप एकदम चुप्पी साध बैठे थे। मैं जैसे बोलना चाह रहा हूँ आप
इंटरप्ट कर दे रहे हैं, रोक दे रहे हैं। नहीं, मैं रोक ना रहा हूं, मैं तो आप ही से चर्चा कर रहा हूं। 1 to 1 चर्चा मेरी आपसे ही चल रही है। नहीं तो चर्चा चल रही हमसे, तो हम अगर बीच में कोई बात बोल रहे, हमारी बात कंप्लीट होने के बाद अपनी बात को बोलिए, लेकिन हमारी बात को रोक के अपनी बात को जबरदस्ती हमारे मुंह पे डालिए। नहीं नहीं नहीं, मैं अपनी बात को नहीं डाल रहा। अगर आप कुछ गलत बोलेंगे तो उस पर टोका जाएगा। विदु रावल जी कुछ गलत बोलेंगे, विदु रावल जी गलत बोलेंगे तो मैं उनको भी टोकूंगा। मैंने क्या गलत बोला है? क्या अखिलेश यादव, मैंने अच्छा पुतला फूकने पे कितने मुकदमे आए हुए हैं? योगी आदित्यनाथ जी जब भारत सरकार के खिलाफ अगर हम लोग प्रदर्शन किए तो 19 मुकदमे हैं। हम लोग किसके खिलाफ? आप, मैं तो अपना घर वाले पूछते हैं कि भाई ऐसी कौन सी तानाशाह सरकार चल रही कि जो रोज को कोर्ट में पेशी देखने जाते हो? भाई हम लोग अपराधी नहीं है, जनता की आवाज उठाने के लिए तो हम लोग जाते थे, लेकिन सवाल से सरकार से कोई सवाल कर दिया जाए, नहीं बिल्कुल सरकार की जिम्मेदारी तो बनती ही है इसमें, सरकार की जिम्मेदारी बिल्कुल बनती है। जैसे अभी आपने कहा कि जनता के मुद्दे उठाने पर हम पे मुकदमे हो जाते हैं, तो बांग्लादेश में हिंदुओं के खिलाफ जो अत्याचार हो रहा है वो मुद्दा आप लोग क्यों नहीं उठा रहे हैं प्रमुखता के साथ? अरे मुख्यमंत्री जी फिर से मुकदमा डाल देंगे। उनके अफसर हैं, वो जो भी कहते हैं वो करते हैं। अभी श्रद्धेय मुलायम सिंह यादव जी के सौजन्य से संदीप यादव, फिलिस्तीन प्यार तो सबसे पहले दिखता है। नहीं, उस समय पार्टी का दूध दही हिंदू भाइयों बहनों को बांट रहा है, कहां बांटने दिया जा रहा है? उस पे गुंडा एक्ट की कार्रवाई कर दिया गया। तो देखिए ये हिंदू मुसलमान किसी का नहीं है। फिलिस्तीन के प्रिंटेड बैग जब उठाकर देश की संसद के अंदर आते हैं, जब जय फिलिस्तीन के नारे जो है वंदे मातरम से तो निषेध करते हैं, काली कोटी पहन के हाथ में काला धागा बांध के भी बहुत बार देखे गए हैं सभी लोग। अखिलेश यादव ने तो खुद कहा था कि फिलिस्तीन में जो मर रहे हैं ऐसा लग रहा है कि उनके सगे भाई बहन मर रहे हैं, इस प्रकार की बात कही। ऐसा कोई रोष जो है वो बांग्लादेश के अंदर जो हमारे अपने जिनसे डीएनए भी एक है हमारे उनके पूर्वज भी एक हैं। और मैं तो ये कहता हूं कि ये जो उत्तर प्रदेश के खासतौर पे कन्नौज से बहुत सारे लोग जो चटर्जी भट्टाचार्य वगैरह जो है ये कहते हैं कि ये सभी जो है 5 गोत्र तो कम से कम कन्नौज से गए हुए हैं, और कन्नौज तो खुद जो है इनकी राजनीति यादव खानदान की राजनीति का गढ़ रहा है। उसके बावजूद भी किस प्रकार से दही जमा लेना, और फिर बात क्या कह रहे हैं जो है ताकतवर हैं, झुकाना चाहिए, अत्याचार करना चाहिए। मानसिकता देखिए, ये मानसिकता काफी हद तक जो है इनकी, ये लोग कहते थे जो है स्वर्गीय मुलायम सिंह जी को कहते थे मुल्ला मुलायम कहने लग गए थे लोग। ये मानसिकता वही हो गया। मानसिक तौर पर किस प्रकार से मैं शब्द का उपयोग नहीं करना चाहता, अंग्रेजी में तो लोग कह देते हैं, हिंदी में थोड़ा शब्द में दिक्कत आती है लोगों को। इनका वो हो चुका है, वो मामला हो चुका है इनका, क्योंकि हमारी संस्कृति किसी ताकतवर होकर किसी को झुकाने वाली नहीं है। ठीक है, हमारी संस्कृति किसी पर अत्याचार करने वाला नहीं। मैं आ रहा हूं आपके पास। ठीक है अनिल जी, मैं आपसे समझना चाह रहा हूं, राजनीतिक विश्लेषक होने के नाते आप इस पर क्या प्रतिक्रिया देंगे कि जब ऐसे मामले उठते हैं तो कहीं ना कहीं गाय सांड को लेकर ट्वीट यहां पर कर दिया जाता है, लेकिन इन मामलों में विपक्ष की पूरी तरीके से चुप्पी यहां पर साबित होती है। अनिल कुमार गर्ग जी, क्योंकि देखिए बड़ा सवाल यही है कि अखिलेश यादव अलग अलग चीजों को लेकर ट्वीट यहां पर कर देते हैं, प्रियंका गांधी की तरफ से तमाम चीजें यहां पर देखने को मिलती हैं, लेकिन इस मुद्दे पर कोई खास प्रतिक्रिया नहीं। बस ऐसा लग रहा है कि एक खाना पूर्ति कर दी गई, उसके बाद विपक्ष शांत हो गया। मैं आपकी प्रतिक्रिया समझना चाह रहा हूं कि आप किस नजर से देख रहे हैं। जुबन जी, थोड़ा हमें इतिहास में पीछे जाना पड़ेगा। देखिए, ये तो सार्वजनिक सत्य है कि हिंदुस्तान में सबसे ज्यादा हिंदू रहते हैं, इसके साथ नेपाल में रहते हैं, या भारतीय महाद्वीप का जो हिस्सा रहे हैं, जो कभी ईस्ट पाकिस्तान था या आज बांग्लादेश में, कुछ हिंदू रहते हैं, कुछ पाकिस्तान में रहते हैं, कुछ श्रीलंका में रहते हैं, और कभी कभी कुछ लोग इधर उधर गए हैं जो उधर उन देशों के नेशनल बन गए। लेकिन अगर हिंदुओं पे पूरे विश्व में कहीं अत्याचार होता है तो पहली आवाज कहां से आना चाहिए? सर्वे भी कहे कि आराम से ये बात हिंदुस्तान से ही जाएगी, क्योंकि सबसे ज्यादा हिंदू यही रहते हैं। अगर हिंदुओं में कहीं भी अत्याचार होगा विश्व भर में तो उनकी शरण सतनी कहां बनेगी? वो हिंदुस्तान ही बनेगी। और जहां तक आज का बांग्लादेश और पहले का ईस्ट पाकिस्तान का सवाल है, या फिर वेस्ट पाकिस्तान जो आज का पाकिस्तान वहां का सवाल है, वो तो नेहरू लियाकत पैक्ट में था। जब देश आजाद हुआ और देश के प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू और पाकिस्तान के प्रधानमंत्री लियाकत अली, इन दोनों के बीच समझौता हुआ था कि वहां के हिंदू, उस समय तो बांग्लादेश नहीं था, ईस्ट पाकिस्तान हो या वेस्ट पाकिस्तान हो, वहां के हिंदू जब चाहे तब वो हिंदुस्तान आ सकते हैं। क्यों आ सकते हैं? क्योंकि उनका ये वैधानिक हक है।
कोई खैरात नहीं है, ये एक फैक्ट के द्वारा माना गया था। और जब सीएए भारतीय जनता पार्टी लाई, ये उसी का ही प्रतिरूप था, क्योंकि वो फैक्ट बहुत पुराना हो चुका था, इसलिए भारतीय जनता पार्टी सीएए लेके आई, ताकि अगर इनमें से कोई धार्मिक रूप से सताया हुआ अल्पसंख्यक है, चाहे वो सिख है, बौद्ध है, जैन है या हिंदू है, तो वो भारत में आ सके, भारतीय नागरिकता ले सके। एक बात। दूसरी बात करते हैं कि आखिर जो आज का मौजूदा विपक्ष है, जो वो इंडी गठबंधन का हिस्सा है या नहीं है, वो बांग्लादेश में हो रहे हिंदुओं के ऊपर अत्याचार पे क्यों नहीं बोलता? इसके पीछे ये मानसिकता बना दी गई है अपीजमेंट की राजनीति के कारण। इनको लगता है कि भारत का जो मुसलमान है वो शायद वहां पे जो मुसलमान हिंदुओं पर अत्याचार कर रहे हैं उससे खुश होगा, इनका ऐसा मानना है। और इसको बल देता है जैसे अपना पर्सनल लॉ बोर्ड है मुस्लिम्स का, उनकी जो संस्था है, उसके कुछ पदाधिकारी और कुछ तथाकथित मुस्लिम लीडर, वो हमेशा फिलिस्तीन में जब कोई बात हुई तो उन्होंने रोना शुरू किया, हमारे भाई मर रहे हैं, जबकि वो यहाँ से बहुत दूर है और हमारा हिंदुस्तान की डायनेस्टी से, हिंदुस्तान के डीएनए से उनको कोई लेना देना नहीं, लेकिन उनको वो भाई नजर आ रहे हैं। और बांग्लादेश में जो सचमुच भाई हैं, जिनका डीएनए एक है, जिनके पूर्वज एक है, जो कभी भारत का हिस्सा होते थे, उनको वो भाई नजर नहीं आते। तो लेकिन इसी कारण से तथाकथित निरपेक्षता का नाम से, वोट बैंक के डर से भारत के विपक्ष के नेता नहीं बोलते। और पहला हक किसका बोलने का है? देखिए, जिसको आज हम बांग्लादेश कहते हैं, कभी ईस्ट पाकिस्तान था, उससे पहले ईस्ट, ठीक है, कहीं ना कहीं कुल मिला के आप ये कह रहे हैं कि विपक्ष को बोलना चाहिए, लेकिन विपक्ष नहीं बोल रहा है। मेरी बात पूरी होने दीजिए प्रद्युम्न जी। सबसे पहला हक वेस्ट बंगाल की मुख्यमंत्री का था, क्योंकि कभी वो बंगाल का हिस्सा होता था, ईस्ट बंगाल के नाम से, फिर ईस्ट पाकिस्तान के नाम से आज बांग्लादेश हुआ, लेकिन पहला हक तो उन्हीं का बनता है, लेकिन वो भी नहीं बोल रही है। आनंद राय जी, बात वही अब सामने आ रही है कि ठीक है, सरकार की अपनी यहाँ पर कहीं ना कहीं अहमियत हो जाती है, क्योंकि कहीं ना कहीं सरकार को यहाँ पर जितना करना चाहिए उससे ज्यादा की स्थिति यहाँ पर बन रही है, लेकिन विपक्ष का भी तो अपना रोल है ना, विपक्ष को भी तो कहीं ना कहीं इसमें थोड़ी आवाज उठानी चाहिए। आवाज कहाँ उठाना चाहिए? बांग्लादेश में जाके? नहीं, भारत में आके सड़कों पे आप उतर तो आते हैं। नहीं, वही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का कोई वक्तव्य दिखा दीजिए, उन्होंने बहुत स्ट्रिक्टली बोल दिया हो कि बांग्लादेश को ठीक कर दूंगा, उसके घर में उसको ऐसा कर दूंगा, तो प्रधानमंत्री जी तो नहीं बोलना है, तो अभी क्या नाम, मतलब कंपटीशन चल रहा है कि अगर बीजेपी नहीं बोलेगी तो सब विपक्ष भी चुप रहेगा, तो फिर जब और मुद्दे उठते हैं, जब और मुद्दे आते हैं, तो फिर आप लोग सड़कों पे क्यों उतर आते हैं? फिर कहां सड़क पे उतरने देते हैं भाई? जब बुलडोजर एक्शन होता है तो फिर क्यों सड़कों पे आते हैं आप लोग? लॉ एंड ऑर्डर का हवाला देते हैं, गुंडा एक्ट की कार्रवाई करते हैं, वो भी कहां मानते हैं आप लोग विदु जी? अरे कहां अरे जब एक संदीप यादव नाम का एक व्यक्ति दूध बांट रहा है, लेकिन ये बात बिल्कुल सच्ची है, तो हमसे बात नहीं करना तो लीव कर दीजिए। आनंद जी ने ठीक बताया, डिबेट करने का आनंद जी ने ठीक बताया कि ये बात बिल्कुल सच्ची है कि भारतीय जनता पार्टी को बोलना चाहिए। अब वो शायद चले भी गए हैं इस डिबेट से, लेकिन बड़ी बात यह है समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता को अक्सर ही दिक्कत होती है कि वो ये चाहते हैं कि लगभग 4 से 5 मिनट उनको अकेले बोलने दिया जाए, उनको टोका ना जाए। अब देखिए ना, अनिल जी भी चर्चा कर रहे थे, मैंने उनको भी बीच में रोका, जब ब्रेक लेना होता है तो रोकना पड़ेगा, और अगर कुछ गलत वो भी कहेंगे तो उनको रोका जाएगा। लेकिन बोल भी तो कुछ सब्सटेंस नहीं रहे थे ना, बस वही चीज है। ये विषय बड़ा हैरत अंगेज है। जब पहलगाम के अंदर हमला हुआ था तो कह रहे थे कि पहलगाम में हिंदुओं को का कत्ल करने वालों को क्यों नहीं मारा अब तक, और जिस दिन मार दिया उस दिन ढूंढा है कि बोले जुम्मे के दिन क्यों मारा। लोकसभा के अंदर अखिलेश यादव का बयान अब भी कान में गूंजता है, बोला कि जुम्मे के दिन ही क्यों मारा, जुम्मे के दिन नहीं मारना चाहिए था। किस प्रकार से स्वर्गीय दीपू दास चंद्रदास जी का, स्वर्गीय अमृत मंडल जी का, स्वर्गीय कोंकण दास जी की जो क्रूर नृशंस हत्या हुई है, और उसके बाद एक लंबा एक क्रम चल पड़ा है इन नृशंस हत्याओं का। ऐसा लगता है जैसे करुणा, न्याय, संवेदना और मानव अधिकार को जैसे छुट्टी पर भेज दिया हो। हमारे इन विपक्षी साथियों ने, इस इकोसिस्टम ने, जो वैसे मानव अधिकार की बात करते हैं, दानवों के समय तो मानव अधिकार ले आते हैं। जो दानव निर्मम हत्या करते हैं, मासूम नागरिकों की हत्या करते हैं, उन आतंकवादियों के लिए तो मानव अधिकार ढूंढते हैं, उन दानवों के लिए तो अमानव अधिकार ढूंढते हैं। लेकिन जहां पर जो हत्याएं हुई हैं, ये इनोसेंट लोग हैं। इनके परिवारों ने, इनके बड़ों ने कभी विश्वास किया था कि हमारी पड़ोस में रहने वाला अब्दुल हमारा साथी रहेगा हमेशा, ये अब्दुल हमारे जान की रक्षा करेगा। याद कीजिए असम का सिलहट जिला जो था, जहां
जो बांग्लादेश के अंदर जो पहले कानून मंत्री बने, दलित समुदाय से नामसूद एक समुदाय है, वहां से आने वाले जोगिंद्र नाथ मंडल थे। उनके कहने पर विश्वास कर लिया कि हमारे जो हित हैं वो मुसलमानों के साथ ज्यादा सुरक्षित हैं। उनकी बात मानकर वो सिलहट जिला पूरे का पूरा जो है बांग्लादेश। लेकिन अनिल कुमार जी तो ये भी कह रहे थे कि ममता बनर्जी को भी बोलना चाहिए, वो यहाँ पर खामोश है। मैं आ रहा हूं अनिल जी, आप ही के पास आ रहा हूं, उसके बाद पूरा समय आपको दूंगा। और सबसे बड़ी बात यह है कि जब बंगाल के लोगों को बांग्लादेशी समझकर भगाया जाता है कहीं से, तो भी ममता सरकार कुछ नहीं बोलती है। लेकिन अब देखिए, आपने देखा होगा कि जब एक छापा पड़ता है तो मुख्यमंत्री को खुद वहां पर जाना पड़ जाता है। तो हिंदुओं के लिए चुप्पी क्यों साधी हुई है विपक्षी पार्टियों ने? ये सवाल मुझसे है जी। देखिए, क्योंकि एक वोट बैंक पॉलिटिक्स एक ऐसा गुण लग चुका है भारत की राजनीति में इन पार्टियों पर। इन्हें लगता है कि कुछ साल राज कर लेंगे। देखिए, स्वर्ग जो है रविंद्रनाथ ठाकुर कहते थे, रविंद्रनाथ टैगोर कहा करते थे, व्हाट बंगाल थिंक्स टुडे इंडिया थिंक्स टुमारो। लेकिन मैं आज उससे बढ़कर एक बात कह रहा हूं, जो बांग्लादेश में आज हो रहा है कल भारत में होगा। ये लोग जो जिस प्रकार से एक जिहादी सुप्री में चल रहे हैं, ये कल अखिलेश यादव के परिवार को, इन बच्चों को, उसके पोतों तक को झेलना पड़ेगा। लेकिन विषय क्या है, ममता बनर्जी हो या अखिलेश यादव हो या राहुल गांधी हो, वो केवल आज की राजनीति देखते हुए आज ऐसे एलिमेंट्स को एनकरेज कर रहे हैं जो कल जाकर इनके वंशजों पर जो है भारी पड़ने वाले। ठीक है, ये स्वार्थी सोच है। ये राजनीतिक उस सोच का नतीजा है जो सोच कहती है कि केवल आज सत्ता हथिया ली जाए। ये सोच इनसे पहले नेहरू जी की रही है कि किस प्रकार से भारत को समस्याओं में धकेल कर चले गए। वो तो अपने आप तो प्रधानमंत्री बनना था, उन्होंने सत्ता पानी थी, सत्ता पर हस्ताक्षर कर गए। लेकिन जिस प्रकार से जो बांग्लादेश, जो अब का बांग्लादेश है, पूर्वी पाकिस्तान होता था और पश्चिमी पाकिस्तान है, वहां पर सिंध में, कराची में, लाहौर में, रावलपिंडी में, इस्लामाबाद में, ढाका में, चिट्टागोंग में रहे हुए भारतीयों को, जो भारत को अपनी मां मानते थे, उनके साथ किस प्रकार से धोखा किया गया, उस पर कभी चर्चा जो है इन लोगों को करनी चाहिए। अनिल जी, प्रधान जी, मेरी बात अधूरी रह गई थी इस समय। देखिए, मैंने कहा था कि थोड़ा इतिहास में हम पीछे जाएंगे तो हमें समझ में आएगा कि ये जो धर्मनिरपेक्षता नाम से जो बात की जाती है, ये असल में अपीजमेंट की राजनीति है। और अपीजमेंट की राजनीति के चलते कुछ इनके साथ मिल जाते हैं। मुस्लिम पर्सनल लॉ जो बॉडी नाम की संस्था है, उसके नाम से लोगों को भ्रम होता है शायद ये कोई कानूनी वैधता संस्था है या कोई कानूनी संस्था, कोई आयोग है। ये भी लाखों संस्थाओं में से एक संस्था है। लेकिन इसकी कही हुई बात, इसके सदस्यों की कही बात मुसलमानों के सर चढ़ के बोलती है, क्योंकि उनको शायद मालूम ही नहीं कि इसकी कोई वैधानिकता नहीं है, ये भी संस्था ही है, एक बात। और इसके ही नेताओं की बात, जो भारत के तथाकथित जो इस समय विपक्षी नेता है, उनके भी सर चढ़ के बोलते हैं। इनको लगता है जो इसके नेता सोचते हैं, इनके नेता जो बोलते हैं, वही शायद भारत का आम मुस्लिम सोचता है। लेकिन मेरा मानना इससे अलग है। ये लोग इन नेताओं की बात पे हाँ में हाँ मिलाकर ना सिर्फ भारत के विरोध में बात करना शुरू कर देते हैं, ना सिर्फ वो बात जो इनको करनी चाहिए वो करने से कतराते हैं, बल्कि ये भारतीय मुसलमानों का भी एक तरह से अपमान कर रहे हैं। क्योंकि भारतीय मुसलमान कभी भी इस पक्ष में नहीं होता कि कहीं भी आप आगजनी कर दो, कहीं भी आप मार दो और हम उसके साथ खड़े होंगे। ये सिर्फ इनके तथाकथित नेता ही करते हैं। और इस चक्कर में कि इनका वोट भी हमारे को पड़ जाएगा, और इस चक्कर में ये ना तो ये बांग्लादेश में हुए हिंदुओं पर अत्याचार की बात पे कोई बात सवाल उठाते, ना ही ये फिर फिलिस्तीन के जो मुसलमान है या और कहीं पे भी मुसलमान होंगे उनके पक्ष में खड़े हो जाते हैं। इनको लगता है भारत का मुसलमान इससे खुश होगा, लेकिन भारत के मुसलमान का इससे कोई लेना देना दूर दूर तक नहीं है। अगर भारत के मुसलमान का किसी से लेना देना है तो जिनके पूर्वज एक है उनसे लेना देना है, जिनके डीएनए एक है उनसे लेना देना है। चाहे वो बांग्लादेश हो, चाहे पाकिस्तान हो, चाहे नेपाल हो, चाहे श्रीलंका हो, जो भी भारतीय उपमहाद्वीप है, इनका डीएनए, इनके पूर्वज एक है। लेना देना तो इनसे है ना सिर्फ। लेकिन हमारा जो आज का विपक्ष है, उनको लगता है कि मुसलमान कहीं का भी हो, हम तो उनके पक्ष में खड़े होंगे तो भारत के मुसलमान खुश हो जाएंगे। और भारत के मुसलमान भी बहुत बड़ी संख्या ऐसी है कि भारतीय मुसलमानों को भी फिर सही और गलत का पता ही लगता, वो अपने नेताओं के पीछे खड़े हो जाते हैं और उकसावे में चले जाते हैं। तो ये दोनों चीजों की स्थिति को हमें समझना पड़ेगा। ना ये भी समझना पड़ेगा कि भारत की जो मुसलमान की आज जो लीडरशिप है, उनको समझ में आना चाहिए कि आप हिंदुस्तान के मुसलमानों के लीडर हैं, ना कि विश्व भर में जो 53-54 कंट्री है उनके लीडर हैं। तो आपको हित देखना है तो भारतीय मुसलमानों का ही देखना चाहिए और बाकियों को लेना देना नहीं, या फिर बाहर से गए हुए लोगों का। तो दिक्कत यहाँ पे है कि जो आज का विपक्ष है वो ना सिर्फ
बाहर जो हिंदू रह रहे हैं उनका अपमान करता है, उनकी जो ऊपर अत्याचार होते हैं उस पर मौन रहता है, वो भारत में रह रहे मुसलमानों का भी अपमान कर रहा है, ये मान करके कि भारत का मुसलमान बाहर जो हिंदुओं पर दूसरे लोगों के मुसलमान अत्याचार कर रहे हैं और भारत का मुसलमान खुश होगा। तो ये एक बड़ी बात है, इस बारीक लाइन को हमें समझना पड़ेगा। ठीक है, बिल्कुल विदु जी, ये वाकई में समझने लायक बात है कि भैया जो स्थिति यहाँ पर बनी हुई है, मुसलमानों के साथ जो रवैया अपनाया जाता है, मुसलमान जो रवैया अपना रहे हैं, और हिंदुस्तान में जो स्थिति बनी हुई है बांग्लादेश की, क्योंकि मुख्यमंत्री साफ तौर पर कह रहे हैं कि अगर एकता हिंदुओं में नहीं आई तो जो बांग्लादेश में हो रहा है कल को वो यहाँ पर भी होगा। देखिए, मैं अनिल जी की बात को आगे बढ़ाता हूं, लेकिन ये गलती जो है आज से 100 साल पहले से हो रही है। 1919 में जो है गांधी जी ने जिस प्रकार से तुर्की के खलीफा को वापस सिंहासनास्पद करने के लिए खिलाफत आंदोलन जो है हिंदुस्तान में छिड़वा दिया था, उनको ये लगता था इससे हिंदू मुस्लिम एकता बढ़ेगी। लेकिन कुछ ही साल में, केवल 3 साल में किस प्रकार से मालाबार में मोपला जो वायलेंस हुई, जो नरसंहार हुआ, जिसमें 25,000 हिंदुओं को काट दिया गया, उससे भी कोई ध्यान नहीं चढ़ा। गांधी जिन्ना टॉक्स देखिए, चाहे 1916 का लखनऊ पैक्ट देखिए, अब समय कम है थोड़ा, इन सारी समय पर हमेशा जो है ये सोचना कि कोई किसी प्रकार से भारत के बाहर का कोई मुस्लिम ब्रदरहुड के पक्ष में बोलकर यहाँ कोई गंगा जमुनी तहजीब बढ़ती हो, कोई सौहार्द पैदा होता हो, ये एक फेल्ड एक्सपेरिमेंट है। बिल्कुल, कहना कि वो फेल्ड एक्सपेरिमेंट का असर जो है वो आज तक यहाँ पर देखने को मिला। चलिए ठीक है, अब समय कम है। आप दोनों मेहमानों का हमारे साथ जुड़ने के लिए, इस मुद्दे पर चर्चा करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। तो फिलहाल जिस तरीके से साफ तौर पर आपने देखा, जहां पर सीएम यूके की तरफ से बड़ी बात कही गई, लेकिन विपक्ष इस डिबेट में भी बीच में से जा रहा उसको पड़ा। और क्यों? क्योंकि उन पर सवाल के जवाब थे नहीं। लेकिन यह हकीकत है कि विपक्ष ने बांग्लादेश के मुद्दे पर वाकई में फेविकॉल जमा कर रखा है। फिलहाल अभी के लिए सिर्फ इतना ही। नमस्कार।